बात होगी तेल वाले खेल की, और इस तेल को लेकर जितना भी झमेला चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, वेनेजुएला के तेल को लेकर महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिका ने रूस का तेल टैंकर पकड़कर पुतिन को खुली चुनौती दे दी। अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल लेकर लौट रहे 2 ऑयल टैंकर्स को जब्त कर लिया। तेल वेनेजुएला का तो बेचेगा तो रूस कैसे? इसे तो डोनाल्ड ट्रंप ही बेचेंगे, इसे तो डोनाल्ड ट्रंप के अख्तियार में होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने सारे फौजी उतार दिए वहीं पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये नाइट विजन कैमरे की भी जो तस्वीरें हैं वो भी आप देख रहे हैं। एक रूस का जहाज मैरिनेरा है, जबकि दूसरे का नाम सोफिया है। अमेरिका ने रूसी झंडे वाला तेल टैंकर मैरिनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त किया, जबकि दूसरा जहाज सोफिया कैरेबियन सी में पकड़ा गया। रूस ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए वेनेजुएला की तरफ सबमरीन और नेवी के दूसरे शिप भी भेजे थे, लेकिन कोई सुरक्षा काम नहीं आई। वो ऑयल टैंकर को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। रूस ने अपने तेल टैंकर्स की हिफाजत के लिए वेनेजुएला की तरफ परमाणु पनडुब्बी भेजी। अमेरिका की इस हरकत से रूस बड़ा भड़का हुआ है। रूसी सांसद ने कहा कि अमेरिका खुद को सभी कानूनों से क्या ऊपर समझ रहा है। अगर वो बाज नहीं आया तो इसका जवाब सैन्य स्तर पर दिया जाएगा। तो कब देंगे वो जवाब? क्या वो समय आ गया है? वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के युद्धपोत को डुबोकर फिर वो सबक सिखाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है, वो ये कह रहा है कि आप भाग सकते हैं लेकिन छिप नहीं सकते। तो जरा कुछ बयानात आप सुन लें, फिर करेंगे चर्चा। I believe you're referring to the Bella 1 tanker that was seized this morning. The Department of Justice and the Department of Homeland Security, in coordination with the Department of War, did announce that seizure this morning for violations of U.S. sanctions. I've spoken about the enforcement of our sanctions policy at the podium prior to the new year, and this administration is going to fully enforce the sanction policy of the United States. The vessel this morning was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked. And this was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil. And the United States of America, under this president, is not going to tolerate that. I would also just add the vessel had a judicial seizure order in the crew. So that means the crew is now subject to prosecution for any applicable violation of federal law. And they will be brought to the United States for such prosecution if necessary. अब आप चाहे उत्तरी सागर कहें, चाहे काला सागर कहें, चाहे बाल्टिक सागर करें, वहां पर भी तो अब रूसी सेना की नजर होगी कि अमेरिकन फ्लैग वाले जहाज जहां दिखे फिर वो भी अपना एक्शन ले। वो ये कह रहे हैं ना कि हम उनके युद्धपोत भी डुबो कर रहेंगे। तो ये हम लगातार पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हैं कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, शायद इस जस्टिस जैसे डिपार्टमेंट का कोई नाम रह नहीं गया है। प्रोफेसर साहब, कोल्ड वॉर नहीं है, ये तो आर पार वाली स्थिति पैदा हो गई है। नहीं, अभी जो कुछ किया है अमेरिका ने, जिसको कहते हैं कि आ बैल मारने वाले, अभी तो यहाँ पर आपने कर दिया, लेकिन जहाँ पर रूस का दबदबा है वहाँ पर आप कैसे काम करेंगे? कास्पियन सी में आप क्या करेंगे? बाल्टिक रीजन में आप क्या करेंगे? यदि अमेरिका और ये चाइना और ये सारे मिल गए तो फिर रेड सी में वही बवाल मचेगा। आपके टैंकर घूमते हैं। मुझे लगता है कि एक होता है ना कई बार कि आप पॉलिटिकल पार्टी जब काम करती थी ना तो एक दूसरे की गलतियों को पहले छोड़ दिया जाता था। अब वो स्थिति नहीं रह गई है। ये वही स्थिति आ गई है कि अब आप सीधा रूस को आपने चैलेंज कर दिया है। एक ढंग से ये भी कहें कि बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि भाई ट्रंप जो है वो पुतिन से हाथ मिला लिए हैं, पुतिन के गोद में जाकर के बैठ गए हैं। ये नाटो और यूरोपियन यूनियन के लोग कह रहे थे और कह रहे थे कि अब हम लोगों को ट्रंप से इतर अपनी सुरक्षा व्यवस्था का हम लोगों को इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ट्रंप जो है वो पुतिन के साथ खड़े हो गए हैं। तो जो पुराना जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूरोप के साथ था वो शायद खत्म हो गया है। वो एक नया समीकरण जो है वो ट्रंप बनाने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि रसिया और अमेरिका के बीच में तनाव होगा, और यदि वो टैंकर नहीं छोड़ते हुए तो रसिया के, जिसको हम कहते हैं ना सार्वभौमिकता और उसकी संप्रभुता को ये सीधी चुनौती है। वो ऑयल टैंकर कोई अमेरिकन टेरिटरी से होकर के गुजर नहीं रहा था, उसको इंटरनेशनल वाटर कहते हैं, और इंटरनेशनल वाटर में इंडिया का भी जहाज जा सकता था। अभी आपने हाल में देखा होगा
कि भारत के जहाज को टर्की ने इंटरसेप्ट कर दिया था, तो भारत ने अपनी नेवल फ्लीट को भेज दिया वहां पे कि भाई तुम यदि ये करोगे तो हम अब इतना ताकतवर हो गए हैं कि वहां तक हम अपने नेवल फ्लीट को भेजेंगे। और फाइनली टर्की को बैकआउट करना पड़ा। और ये हुआ कहां? यहां से हजारों हजार मील दूर भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में हुआ। तो कल जाकर के यही बात रसिया कर सकता है। ऐसा नहीं है कि रसिया की नेवी बहुत ताकतवर नेवी है। दुनिया में जो सेकंड पावरफुल नेवी माना जाता है वो रसिया की नेवी मानी जाती है। ऐसी स्थिति में रसिया और अमेरिका के बीच में टकराव बढ़ने की संभावना है, बशर्ते कि दोनों टेबल पर नहीं आ जाते हैं। लेकिन इसमें ब्रिटेन क्यों समर्थन दे रहा है अमेरिका को? अमेरिका के इस एक्शन का ब्रिटेन ने समर्थन किया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि रूसी टैंकर को जब्त करने में उन्होंने अमेरिका की मदद की है। हेले ने कहा कि वह अपने देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और दुनिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए ऐसे कामों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। दुनिया में कौन सी स्थिरता आ रही है? कौन सी स्थिरता डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ गए हैं? लेकिन ब्रिटेन ये कह रहा है। उधर अमेरिका के इस एक्शन पर चीन भड़का हुआ है। चीन ने अमेरिका की इस कार्रवाई की निंदा की है। चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अमेरिका का प्रतिबंध पूरी तरह से अवैध है। अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर अवैध और एक तरफा प्रतिबंध लगाता रहा है। उसने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य बल का भी इस्तेमाल किया है, जिससे देश की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा है और वैश्विक आपूर्ति व औद्योगिक श्रृंखलाओं की स्थिरता को खतरा पैदा हुआ है। चीन ने अमेरिका के इस कदम की निंदा की है। मैं जोर देकर कहना चाहती हूँ कि चीन और वेनेजुएला के बीच सहयोग दो संप्रभु देशों के बीच है। ये सहयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून और दोनों देशों के घरेलू कानूनों के तहत पूरी तरह वैध और सुरक्षित है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, चीन और रूस तो उसकी खिलाफत करेगा ही, क्योंकि ये तो है ही प्रतिद्वंदी। ब्रिटेन के स्टैंड को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं। विजय जी, ब्रिटेन ये कह रहा है कि अमेरिका दुनिया में स्थिरता लाने के लिए जो कर सकता है वो ठीक है। तो कौन सी स्थिरता आ गई है जो जॉन हिली कह रहे हैं? नहीं, दोनों जो बातें उन्होंने कही, एक तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कोई गड़बड़ी रूस ने नहीं की। वो वेनेजुएला में जा रहे थे, इंटरनेशनल वाटर था, और वेनेजुएला पर अभी तो उन्होंने केवल माथुरों को पकड़ा है ना, कोई अमेरिका का कब्जा तो हो नहीं गया। यदि वो ये भी समझते कि अमेरिका का कब्जा हो गया है तो फिर उस पर कोई काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये शुद्ध दादागिरी है। अब इसको रोजाना क्या कहेंगे आप कि ट्रंप साहब की जो गुंडागर्दी है, दादागिरी है, जो भी शब्द मुझे नहीं आते इतने डिप्लोमेटिक शब्द, लेकिन ये दादागिरी जिस तरह से चल रही है वो एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। और रूस के साथ इस तरह का व्यवहार जो है ना, रूस कोई कमज़ोर देश में से नहीं है। नेवल के, जहाँ तक अभी नेवल पावर की बात प्रोफेसर साहब कर रहे थे, अभी तो कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ जब उन्होंने न्यूक्लियर हेड मिसाइल जो है उसमें पनडुब्बी में लगाई है, जिसको लेकर अमेरिका ट्रंप साहब बहुत नाराज़ हुए थे। तो उसकी पावर को ऐसे समझना, और यदि मान लीजिए जो क्या नाम था उनका, एसटी हसन साहब जी, एसटी हसन साहब को एक्शन का रिएक्शन रूस ने कर दिया, तो कहां पर ये स्थिति पहुंचेगी, मुश्किल है। ब्रिटेन की भूमिका तो क्या समझे, अभी तो वो नाटो में यूक्रेन के साथ खड़े हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो उस तरह से उनकी ज़रूरत भी बनती है कि वहां पर वो अमेरिका के लिए खड़े रहें। किस तरह से बात कर रहे हैं वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेसी में अलग अलग लेवल पर बात चलती है। वो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं तो अमेरिका के साथ उनको दिखना है। लेकिन रूस के साथ ही जिस तरह से किया है, ये बहुत शांति से गुजरने वाला नहीं है। ये चेतावनी भरा समझिए, और रशिया क्या एक्शन लेगा क्या नहीं लेगा, जल्दी आपको पता चलेगा कि वो इतनी आसानी से इसको मानने वाला नहीं है। नहीं, उनकी भी तो फ्लीट थी ही, वो चाहते तो सुरक्षित कर सकते थे। लेकिन क्या ऐसा भी है कि वो खुद एकदम अभी डायरेक्ट किसी भी वॉर में नहीं जाना चाहते? वो यूक्रेन की वजह से, लेकिन बदला तो वो लेंगे, चुप तो वो बैठेंगे नहीं। वेनेजुएला में जो अमेरिकी स्ट्राइक हुई है उसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला में मारे गए लोगों का आंकड़ा पहली बार सामने आया है। अमेरिकी स्ट्राइक में करीब 100 लोगों की जानें गई हैं, 23 जवान मारे गए हैं। इसके साथ ही क्यूबा के सैनिक और खुफिया अधिकारियों की भी हमले में मौत हुई है। सरकार ने इस हमले में मारे गए सेना के जवानों के लिए 1 हफ्ते का शोक का ऐलान किया है, जबकि ट्रंप ने यह दावा किया था कि स्ट्राइक में किसी की जान गई ही नहीं। लेकिन जहां पर इतना बड़ा धमाका हो जाए वहां पर एक शख्स की जान ना जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं, ये संभव ही नहीं।
तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हालांकि उनके कहे कि क्या विश्वसनीयता है, जो जब मन चाहे फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष की मिमिक्री करने लगे, जब चाहे वो कुछ कहें, फिर अगले ही दिन वो अपनी बात पे पलट जाएं। तो यहाँ पर वो भले ही कहते रहे कि एक व्यक्ति की जान नहीं गई, 100 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इसमें चलिए, सैनिक तो जान गंवाते ही हैं किसी भी जंग में, लेकिन सिविलियंस की भी जान गई है। जो आंकड़ा है वो तो यही कह रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसी स्थिरता लाना चाहते हैं, हर्षवर्धन जी, ऐसी शांति लेकर आएंगे? डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जो किया, उसके बाद उनके मुंह में खून लग गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद क्या क्या किया है, इसको देखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में जो किया है, उसकी चर्चा करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन फ्लैग लगे टैंकर को ही नहीं पकड़ा है, बाकायदा उनकी जो एयरफोर्स की जो कमांडो फोर्स है वो उस पर लैंड करती है। एक होता है कि आप उसको घेर कर आप कहते हैं कि भाई ये तेल हम नहीं जाने देंगे, हम इसको ब्लॉकेट करते हैं, उसके बहुत से तरीके, लेकिन उनकी एयरफोर्स के कमांडो उस पर लैंड करते हैं। जो लोग उस टैंकर पे थे उनको पकड़ते हैं और संदेश भिजवाते हैं कि इसको लेकर आप यहां नहीं जा सकते। वो क्लेम कर रहे हैं कि जितना भी अब वेनेजुएला में रशिया वो ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी कंपनियां तय करेंगी। अभी एक यूएस सेनेटर ने एक बात कही है और मुझे लगता है कि वो दुनिया को सुननी चाहिए। यूएस सेनेटर ने कहा, जो यूएस सेनेट नहीं जानती, जो अमेरिका के लोग नहीं जानते, जो व्हाइट हाउस नहीं जानता, वो वेनेजुएला में काम कर रही अमेरिकी तेल कंपनियां जानती हैं। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब वेनेजुएला को तेल के लिए जो कब्जा किया गया है, वहां अमेरिकी कंपनियों ने वो काम शुरू कर दिया। फिर ट्रंप क्या करते हैं? ट्रंप कहते हैं अब सिर्फ और सिर्फ मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट वेनेजुएला के लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी तेल उनका वो पैसा जो आएगा वो डॉलर अमेरिका इस्तेमाल करेगा, जो बचेगा वेनेजुएला को देगा और वेनेजुएला के लोगों से कहेगा तुमको जो खरीदना भी है वो अमेरिका को दो, यानी फिर डॉलर उनके पास चला जाएगा। उसके बाद ट्रंप क्या करते हैं? ट्रंप 66 इंस्टीट्यूशंस, 35 और 31 यूएन और नॉन यूएन एंटिटीज से वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। उसमें भारत का इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है वो भी शामिल है। यानी 66 ऐसी संस्थाएं जो दुनिया भर में क्लाइमेट हो, दूसरे ऐसे मसले हो, ट्रेड हो, सोसाइटी हो, अलग अलग राइट्स हो, उनको लेकर जो काम करती है, उन सब से ट्रंप अपने आप को बाहर कर लेते हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, ये सारा का सारा जो समूह है, उन्होंने एक ज्वाइंट अपनी एक रिलीज जारी की और कहा कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसके जिम्मेदार अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होंगे। और ये सब कौन लोग हैं? ये नेटो के परमानेंट एलाई हैं। यानी 1949 के बाद जिन देशों को शुरुआत में शामिल किया गया उसमें ही शामिल है। ब्रिटेन अकेला देश है जो अमेरिका के साथ पिछलग्गू की तरह घूम रहा है। यह बात भी कहना बहुत जरूरी। वो पिछलग्गू की तरह घूम रहा है क्योंकि उसकी रीढ़ नहीं रह गई, उसका देश खत्म हो चुका है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं। ट्रंप क्या नेटो को ध्वस्त करने जा रहे हैं? क्योंकि डेनमार्क के मंत्री ने एक बयान दिया है कि हमने साफ कह दिया है, इधर आंख उठाई तो पहले हम गोली चलाएंगे, फिर हम सवाल पूछेंगे। इतनी कड़ाई से तो न तो रशिया बोल पाया, न चाइना बोल पाया। डेनमार्क के मंत्री ने यह बात कही। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप की जो दादागिरी है कि 57,000 लोग हैं, $1 मिलियन दे देंगे, खरीद लेंगे, हमारे अलावा कोई कुछ नहीं होगा, ये ट्रंप बहुत खतरनाक हो गया दुनिया के लिए। इनको जाना चाहिए। कई बार हर्षवर्धन जी, हाथी की सूंड और हाथी को तंग करने के लिए एक चींटी भी काफी होती है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को जो है इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि सब चुप होके बस उनकी दादागिरी सुनते रहेंगे। और अभी जो मुश्किल क्या है ना, ट्रंप सोचते हैं कि चाइना इतना बड़ा हो गया, हम उसको अपने कार्यकाल में ठीक कर देंगे। अरे भाई, उसने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम किया। जब आप ब्याज पर, डॉलर के बीच में कमीशन खोरी पर, पेट्रो पर, डिफेंस पर, उस पर जब आप काम कर रहे थे, तो उस वक्त चाइना ने जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस पर काम किया। पावर से लेके, एआई से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, सप्लाई चेन से लेके। आप कहां खड़े हुए थे? आप तो उस सेठ की तरह थे जिसके घर में इतना पैसा लेकिन अभी भी तो चीन से वो डायरेक्ट लड़ नहीं पा रहा है ना, क्योंकि वो जानता है कि चीन का भी रेयर अर्थ मिनरल उसको चाहिए, तो वो डायरेक्ट नहीं लड़ाई कर सकता। सर, एक बस खबर, क्योंकि जो हर्षवर्धन जी ने कहा वो थोड़ा डिटेल में दर्शकों तक पहुंच जानी चाहिए। ये जो टैरिफ धमकियों के बीच अमेरिका ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समझौतों से खुद को अलग कर लिया है। ट्रंप ने एक मेमोरेंडम पर साइन करते हुए कहा कि ये अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करते हैं। व्हाइट हाउस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस समेत 66 समझौतों को अमेरिका विरोधी, बेकार और फिजूल खर्ची वाला बताया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी इस बयान में कहा गया कि ये संगठन कट्टरपंथी, सोचिए, कट्टरपंथी जलवायु नीतियों, ग्लोबल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हैं, जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक ताकत के खिलाफ
हैं और संगठन से बाहर निकलने का मकसद अमेरिकी फंडिंग को रोकना है और संसाधनों को और मजबूत करना है। अमेरिका अब केवल उन्हीं संगठनों से जुड़ेगा जो सीधे तौर पर उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता हो। आई मी माई सेल्फ अमेरिका वन एंड ओनली, वो यही चाहते हैं। WHO से बाहर हो गए, अब WHO से बाहर होने की क्या जरूरत था अमेरिका को, और 66 संस्थाओं से आप बाहर निकल रहे हो। ये सीधा सीधा संदेश है कि ट्रंप चाहते हैं कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे किसी संस्था की परवाह नहीं है, और मैं किसी भी ऐसे समय में नहीं रहूंगा जहां मेरी मोनोपोली नहीं होगी, जहां मेरी तानाशाही नहीं चलेगी, जहां अमेरिका की जो बात कही वो अंतिम बात नहीं होगी। और मुझे लगता है वो पूरे दुनिया के एक ऑर्डर को, सिस्टम को वो तहस नहस करने पर तुले हुए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने, अमेरिका ने जिस संस्था को खड़ा किया अपने पैसों के दम पर, लोगों को साथ लेके, और उन संस्थाओं ने दुनिया में मान सम्मान कमाया, उन्हीं संस्थाओं को आज ट्रंप खत्म करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है, और अब उन्होंने एक और बिल, रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास करने की तैयारी कर ली है कि भाई जो रूस से तेल खरीदेगा उससे 500% उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। तो मतलब क्या, फिर भारत पे और चीन के ऊपर फिर वो 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, जहां 25% एडिशनल भारत के ऊपर वो लगा चुके हैं। और कभी कहते हैं कि मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, डील फाइनल करीब हो चुकी है, ट्रेड हमारा फाइनल होने की स्थिति में है, और अब ये कह रहे हैं कि भाई जो रूस से तेल खरीदेगा उसके ऊपर हम 500% टैरिफ लगाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को छोड़कर दुनिया के तमाम देश अपने मतभेद भुलाएं, एक साथ इकट्ठा है, और अमेरिका को इस बार सबक सिखाए। फिर भारत साथ में आए, रूस आए, चीन साथ में आए, तमाम देश जो अमेरिका से भुगत रहे हैं। इस बार ट्रंप साहब को एक बार मुझे लगता है सबक सिखाने की जरूरत है कि जिस तरीके से ट्रंप ने अपनी तानाशाही, दादागिरी, और मैं जो कहूंगा वही दुनिया के अंदर होगा, इस तरीके की रणनीति जो अपनाई है, पूरे दुनिया के लिए उन्होंने खतरा खड़ा कर दिया है, और पूरा जो दुनिया का एक सिस्टमेटिक ऑर्डर था उसको पूरा तहस नहस कर दिया है। इससे बाहर निकलने में ट्रंप साहब तो 3 साल बाद चले जाएंगे, लेकिन अमेरिका को इस पूरे सिस्टम को बनाने में अगले फिर 25 साल का समय लगेगा। ट्रंप साहब जो नुकसान करते जा रहे हैं। जो वेनेजुएला क्राइसिस पर जो इंडियन विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर कह रहे हैं ना, वो बड़ा एप्ट है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में देश वही करते हैं जहां से उनको फायदा हो, बाकी मुफ्त की सलाह तो सभी देते हैं। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया वो भी आप समझ ही रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी सलाह जो है वो भारत को भी दी थी अमेरिका ने, लेकिन क्या हुआ उस सलाह का? अब खुद कहां पर आकर खड़े हुए हैं। तो मुफ्त की सलाह तो देने के लिए कोई भी खड़ा हो जाता है, लेकिन आप खुद किस परिपाटी पर चल रहे हैं वहां से अपने आप को इवैल्यूएट करिए ना। अमेरिका में इस वक्त क्या हो रहा है वो खबर भी दुनिया को देखनी चाहिए। अमेरिका में एक महिला की हत्या पर बवाल मच गया, बड़ी खबर है। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी पर सवाल उठ रहा है। मिनियापोलिस में अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंट ने कार में बैठी हुई एक महिला को गोली मार दी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जैसे एजेंट महिला के पास पहुंचने लगी तो उसने कार आगे बढ़ानी शुरू कर दी। तो क्या आप गोली चला देंगे? एजेंट ने गोली चला दी, हत्या कर दी। महिला की पहचान 37 साल की रेनी गुड के नाम से हुई है। अभी तक की जो जांच हुई उसमें यह पता चला है कि मृतक महिला अमेरिकी नागरिक थी, किसी प्रदर्शन करने वाले समूह से भी नहीं जुड़ी हुई थी, एक कॉमनर थी। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में बहुत गुस्सा है। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। पुलिस को भारी हथियारों के साथ लैस होकर उतरना पड़ा। ममदानी ने इमिग्रेशन पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए ट्रंप पर निशाना साधा। तो उधर ट्रंप ने आईसी एजेंट का बचाव करते हुए कहा कि महिला ने जानबूझकर अधिकारी को निशाना बनाया। अधिकारी ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। वो पोस्ट भी हम आपके सामने रख रहे हैं। सेल्फ डिफेंस में क्या सीधा ऐसे गोली चलती है कि हत्या ही हो जाए? हत्या ही तो कर दी गई। विजय जी, इसको लेकर बहुत बड़ा वहाँ पर बवाल हो रहा है, बहुत नाराज़गी है अमेरिकी सोसाइटी में भी कि जिस तरह से किया गया। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दादागिरी की हम चर्चा कर रहे हैं ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि अब ट्रंप जब बॉस हो जाए खुदा मेहरबान वाली बात है ये, तो वो बात वहाँ पर चल रही है। और इसको लेकर बहुत सामान्य सी घटना थी। मैं उसका वीडियो भी देखा था कि कार में बैठी है महिला और सेल्फ डिफेंस की कोई बात ही नहीं है उसमें। सेल्फ डिफेंस ना कोई उसने गोली चलाई है ना कोई, अरे हाथ पे उस पर कोई एक्शन नहीं। और वो तो टायर पंचर कर देते, चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो इस घटना से भी ये पता पड़ रहा है कि ट्रंप साहब जो है समझ रहे हैं कि बस जो वो समझ लें, या और जो उनके साथ जो काम कर रहे हैं, उनके जो अधीन काम कर रहे हैं, ये अफसर तो ट्रंप नहीं है ना, लेकिन वो इसलिए चला रहा है क्योंकि आप किसी को परवाह वहाँ पर नहीं है। और अमेरिका एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है, जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर जिस तरह से माना जाता था। और आपने भी बताया, मैं उसको देख ही रहा था कि ये तो घटना, वो कॉमनर महिला है जिसका कोई किसी के तरह का कोई संबंध नहीं है, कोई प्रदर्शन में नहीं है किसी तरह का।
इमिग्रेशन का कोई मसला नहीं है। उसके बाद और आप जो ठीक करें कि कार पर आप चला देते गोली, कहाँ भाग कर जाती, अगर वो कार आगे बढ़ा रही थी तो किस तरह से किया जाएगा। और वो सीधी उसको गोली मारी है और गोली मारने के बाद उसकी मौत हो गई। उसको लेकर बड़ा बवाल हो रहा है। वो जो वेनेजुएला में भी जो हुआ है सर, वो उसको लेकर न्यूयॉर्क में वेनेजुएला में भी हमने उस दिन भी चर्चा की थी। हाँ, उसको लेकर काफी हंगामा हो। अमेरिकन सोसाइटी उस तरह की नहीं है जैसे ट्रम्प साहब चला रहे हैं। अमेरिकी सोसाइटी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तरह से बिहेव करती है, वो दुनिया भर की चिंता करती है। और अभी जो आपने पिछली खबर दिखाई 66 ऑर्गेनाइजेशंस की, वो केवल दादागिरी नहीं है। और वो संस्थाएं कौन है, वो किसी एक देश के लिए नहीं बनी हुई है, वो पूरी दुनिया का ऑर्डर को ठीक रखने के लिए बनी हुई संस्थाएं हैं। इसमें ये जिसमें जो कमजोर ताकतवर सब लोग कहा था ना कि वर्ल्ड ऑर्डर नहीं वर्ल्ड डिसऑर्डर की तरफ सारी बातें जा रही क्योंकि जो क्लाइमेट वाली है, अमेरिका तो सबसे ज्यादा कचरा पैदा करता है, अमेरिका सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है, तो इसलिए वो उससे अलग रहना चाहते हैं कि कोई उन पर किसी तरह का दबाव ना हो। अमेरिका ने सोचा ही नहीं कि दुनिया को इतना खराब करने के बाद कोई हमारे ऊपर आएगा। हाँ। वो मूल मसला वही है, चाहे वो आप प्रदूषण करना हो, चाहे वो आप गंदगी करना हो, चाहे वो आप उपभोग करना हो, चाहे वो संसाधनों का दोहन करना हो, चाहे दुनिया की खराबी की कोई भी वजह हो, वो अमेरिका उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है और उसकी उस जिम्मेदारी को लेना नहीं चाह रहा है।